हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम जेई मेन के पीवाई क्यूज कर रहे हैं। वे पीवाई क्यूज जो कि अप्रैल 2024 अटेम्प्ट में आए थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है और ये चैप्टर मैं 2 पार्ट में कंप्लीट करूंगा इसके पीवाई क्यूज, और पार्ट 1 है ये। ओके, सो इसमें फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। द de Broglie's wavelength of an electron in the fourth orbit is now पाई ए नोट, यानी बोर्स रेडियस की फॉर्म में बताना है। देखिए, इसमें है ना 2 मेथड से आप कर सकते हो। एक तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला और एक दूसरा है जो वो फॉर्मूला का डेरिवेशन होता है एक छोटा सा, उसके थ्रू आप कर सकते हो। ओके, तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार आप फॉर्मूला याद कर लोगे तो ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं बार बार। सो इसका जो फॉर्मूला डायरेक्ट है वो ये है, लैम्डा यानी वेवलेंथ इक्वल्स टू 2 पाई n मल्टीप्लाई बाय ए नोट अपॉन जेड। ठीक है, नाउ जेड एटॉमिक नंबर है, ए नोट ऑब्वियसली बोहर्स रेडियस है, 2 पाई n, एन यहाँ पे nth रेडियस जो भी आपका शेल हो गया, एन 2 पाई। ओके, ये वेवलेंथ हो गया। लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई n इंटू ए नोट अपॉन जेड। जनरली जब आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया जाता, वी वुड एज्यूम कि ये हाइड्रोजन लाइक मॉडल के लिए बोला गया है, जिसमें जेड हमेशा 1 हो जाता है। यानी अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई इंटू nth शेल, यानी फोर्थ ऑर्बिट के लिए बोला गया है 4 इंटू ए नोट अपॉन 1। ओके, यानी 8 पाई ए नोट। ये फॉर्मूला कैसा है अब ये भी देखेंगे, और डायरेक्ट मेथड से वैसे, है ना। नाउ पाई ए नोट ये रहा, यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू आपकी, ये आंसर क्या हो गया इसमें 8। अभी आया कैसे, देखिए, वी नो कि जो एज पर आपका जो बोहर्स मॉडल होता है, बोहर्स मॉडल के अकॉर्डिंग जो आपका एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज्ड होता है। ओके, क्वांटाइज्ड क्या कहते हैं, या फिक्स्ड रहता है। मतलब कि जैसे आपका ये हो गया न्यूक्लियस, आपका इलेक्ट्रॉन वो में मूव कर रहे हैं, तो जो भी आपका, फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे फोर्स शेल बोला गया था, ये इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो मोमेंटम है, ओके, यानी मास होगा उसका कुछ, न्यूक्लियस से कुछ इसकी रेडियस होगी, इसमें कुछ वेलोसिटी भी होगी, तो उसका जो कुल मिला के मोमेंटम आया, यानी mvr, वो फिक्स रहता है, क्वांटाइज रहता है। सो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, तो वी नो कि p इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, या फिर ये कह सकते हैं mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई। नाउ वी ऑल्सो नो कि अगर आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू व्हाट, लैम्डा इज h अपॉन mv, यानी यहां से अगर ऊपर नीचे r की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच आर अपॉन एम वी आर। नाउ ये एम वी आर की वैल्यू होगी, तो एम वी आर इज इक्वल्स टू एच आर अपॉन लैम्डा। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर आप इक्वल कर दें तो ये हो जाएगा एच आर अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई, एच से एच कैंसिल, आर अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एन अपॉन 2 पाई। ऑल्सो रेडियस ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन या किसी nth ऑर्बिट की अगर आपको रेडियस निकालनी होती है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू ए नोट अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड एटॉमिक नंबर, nth ऑर्बिट, एंड ए नोट इज फिक्स्ड, जो बहुत रेडियस होती है जो हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए, हाइड्रोजन के लिए बेसिकली कहा जाता है ना। जेड 1 हो जाएगा, एन फर्स्ट ऑर्बिट हो जाएगा। तो अगर यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए, देखिए लैम्डा यहाँ आ गया 2 पाई डिवाइडेड बाई एन, और ये हो जाएगा आर यानी ए नोट अपॉन एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन से एन कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई इंटू एन इंटू ए नोट अपॉन जेड। ओके, एंड दिस इज योर फॉर्मूला हियर। तो ऐसे आपको बेसिकली इसमें कैलकुलेट करना रहता है। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। आई वुड सजेस्ट ये डायरेक्ट याद कर ले, नहीं तो ये मेथड आपको, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ओके, सो 8 इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया है इज कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन एनी रेशियो। नाउ दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंड बिकॉज जो ये वाला आपका स्टेटमेंट है एनी, सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से ये इनकरेक्ट हो गया। बेसिकली जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डाल्टन ने प्रपोज किया था कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड, जो जब एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन करेंगे इन फिक्स्ड
होल नंबर रेशियो, फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में जब वे कंबाइन करते हैं तो ही आपके कंपाउंड बनते हैं। नाउ वी नो, अब ये ट्रू नहीं है, लेकिन एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने यही कहा था कि जब तक फिक्स एटॉमिक रेशियो में नहीं कंबाइन करेंगे, ओके। जैसे अगर हाइड्रोजन एंड आपके ऑक्सीजन अगर कंबाइन करना है तो हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 2:1 में ही होंगे, तभी आपका H2O बनेगा। ये नहीं है कि अगर ये H और O 3:1 में हो और आप H3O बना दे, राइट। तो इसका मतलब एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उनके अकॉर्डिंग जो उस टाइम पे एविडेंसेस थे उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जब तक फिक्स होल नंबर रेशियो में नहीं कंबाइन करेंगे एटम्स तब तक कंपाउंड नहीं बनेंगे। ओके, सो ये हो गया इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। अब देखिए, एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिस इज करेक्ट। उनके पोस्टुलेट्स में ये था कि अगर जो एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, जो डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं, उनका एटॉमिक मास और जो एटॉमिक नंबर है, बेसिकली जो उनकी प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर रहेगी। बट नाउ वी नो करंटली, जो आपने आइसोटोप सुना है, आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ अ सेम एलिमेंट, राइट। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सो ये तो इनकरेक्ट वे आइसोटोप सुन के ही हो गया, लेकिन एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने कार्बन का भी एग्जाम्पल दिया था कि कार्बन के जो एलिमेंट्स एटम्स हैं वे सेम एटॉमिक मास रखते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रखते हैं। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि जो जो एटम्स हैं वे सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे और उनका मास भी सेम रहेगा। बट करंटली दिस इज इनकरेक्ट, बट एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज मैटर कंसिस्ट्स ऑफ इंडिविजिबल एटम्स। नाउ एज पर अगेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिस इज करेक्ट। उन्होंने ये कहा था कि भैया एटॉमिक जो एटम्स हैं आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेकिन एज पर मॉडर्न साइंस वी नो कि एटम्स कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। बट उन्होंने, डाल्टन ने ये कहा था कि एटम्स इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एंटिटी जो कि इंडिविजिबल है। तो ये करेक्ट हो गया। फर्दर आगे आपका जो ऑप्शन है, केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। सो अगेन ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बिकॉज देखिए एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे H2 + O2 और H2O बना दूं, बैलेंस आउट कर देता हूं अगर, ओके, तो उन्हें क्या कहा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स हैं, यानी जो ये HH हो गया एंड OO हो गए, ये बेसिकली रीअरेंज हो रहे हैं, टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। रिएक्शन में जो एटम्स हैं वे देमसेल्व्स ना तो क्रिएट हो रहे हैं कुछ नए, ना ही डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। मतलब जो लेफ्ट साइड में जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होंगे वे राइट साइड में भी सेम ही रहेंगे, समझ में है? तो मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो रीऑर्गेनाइज हो रही है जो एटम्स की, यानी यहाँ ये इससे मिला हुआ था, इससे किसी और से मिल गया, लेकिन कोई नया एटम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विच कैन बी आइडेंटिफाइड विद n = 4 एंड m = 0। सबसे पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल और सबशेल वाला क्या हो गया। जब आप पूरा का पूरा ये पढ़ते हैं, ये हो गया सबशेल और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गया, ऑर्बिटल्स। ओके, सो बेसिकली ये कितने हैं, इन रीजन को जो डिनोट कर रहे हैं वो बताना है। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए, इसको आपका जब क्वेश्चन को इसको देखते हैं ना, आपको दिमाग किस तरह से अप्रोच कर रहा है, मल्टीपल वेज हो सकते हैं। पहली बात तो देखिए n = 4 के लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 1, 2 एंड 3। साउंड में आया? ये इस आपको अगर ऐसे कंफ्यूजन है तो ऑफ बो प्रिंसिपल से भी देख सकते हो, यानी 1, 2, 3, 4 हो गया, ये पूरी लाइन S की होगी, P की है, ये D की, F की। तो अगर आप देखोगे तो n = 4 के लिए S
पी डी एंड एफ, यानी 0 1 2 एंड 3 हो गया। समझ में आपको? तो यहाँ हो गया एल की वैल्यू तो होगी 0 1 2 3। नाउ वी नो जब एल इक्वल्स टू 0 होता है तो एम की वैल्यू होगी 0, एन इक्वल्स टू 1 होता, एल इक्वल्स टू 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा -1 0 +1। सिमिलरली 2 के लिए -2 -1 0 +1 एंड +2, एंड 3 के लिए -3 2 फिर 0 तक आएगा और फिर +3 तक आएगा। समझ में आ गया? नाउ ये n इक्वल्स टू 4 के लिए बोल रहा हूं। अब इन्होंने क्या कहा है, n इक्वल्स टू 4 और m0 कितने ऑर्बिटल्स डिनोट करेंगे। अब देखिए जब मैं p की बात करता हूं, यानी ये p के लिए हो गया 1 -1 0 +1, देखिए क्या आया, ये -1 हो गया, ये 0 हो गया, ये +1, तो ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स हो गए, करेक्ट। तो अगर मैं अब मुझसे पूछा गया है कि m इक्वल्स टू 0 किस में हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4, यानी n इक्वल्स टू 4 और m इक्वल्स टू 0 कितने ऑर्बिटल्स में हो गए, 4 ऑर्बिटल्स में। यानी अच्छा s को देखता हूं तो इसमें 0 हो जाएगा, ये एक ये हो गया, और जब आप d को देखते हो तो इस तरह हो जाएगा 1 2 3 4, तो -2 -1 0 +1 एंड +2, तो ये हो गया 0। समझ में आया कैसे देखा? तो इसका क्या हो गया, टोटल आंसर हो गया 4। आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आर, पहला है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास। ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, और डाल्टन ने भी, अगर आप पोस्टुलेट्स देखते हैं उसके, उसने भी ये बोला था कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है वे डिफर इन मास करेंगे। ऑब्वियसली जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ या कार्बन की बात करता हूँ, ऑक्सीजन की बात करता हूँ, इस डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक मास है या मास नंबर हैं, वे भी डिफरेंट हैं। सो जो बेसिकली जो डिफरेंस है, जो आपके एटम्स का, जो एलिमेंट्स के एटम्स है, उनका जो मास है, उसमें जो डिफरेंस है वो एक फंडामेंटल कैरेक्टर है ना। अगर एटॉमिक मास सब में सेम हो गया तो आप जब आप देखते हो तो आप नहीं डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि ये वेदर दे आर डिफरेंट एलिमेंट्स और नॉट। ऑब्वियसली मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग यू कैन, बट जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये सही हो गया। दूसरा, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स। नाउ दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए एक बात नोट करिए, मैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूं। वी नो कि एटम्स जो है वे डिविजिबल हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में, बट एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी उन्होंने बोला था कि जो मैटर है उसमें जो एटम्स हैं वे स्मॉलेस्ट एंटिटी होती है और इनडिविजिबल, इसलिए वो ये क्योंकि इसमें डिविजिबल लिखा है ये इनकरेक्ट हो गया। तीसरा, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। दिस इज आल्सो करेक्ट एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उन्होंने कहा था कि जो कंपाउंड्स हैं वे जब तक किसी फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में नहीं कंबाइन करते, राइट, जैसे H और O को आप कंबाइन कर रहे हो 2:1 में तो H2O बनता है। इनको ऐसा नहीं है कि H और O को आप 3:1 में कर दो और H3O टाइप का बना दो, है ना। तो ये डाल्टन ने बोला था और दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। फिर है ऑल द एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। नाउ दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, बिकॉज जो डाल्टन ने कहा था कि जो डिफरेंट जो मतलब एटम्स है ना, किसी एक एलिमेंट का जो डिफरेंट एटम्स हैं वे सेम कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और सेम उनका एटॉमिक मास होता है, उनकी सेम प्रॉपर्टीज होती है, उनका सेम एटॉमिक नंबर होता है। समझना? इसका मतलब हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज तो दिए और मास भी डिफरेंट बोल रहे हैं तो इनकरेक्ट हो गया। सो उन्होंने आइडेंटिकल बोला था। फिर एक केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, ये बिल्कुल उन्होंने एज पर डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज देखिए उनके अकॉर्डिंग क्या था, जब भी आप फॉर एग्जांपल H2O2 को कंबाइन करके H2O बना रहे हो यानी 2O2, तो इन्होंने कहा था कि जो एटम्स हैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल है, बेसिकली H और H है और O है, और जब यहाँ पे आपका ये बन रहा है तो ये ब्रेक होके कुछ होके रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने आप को, और लेफ्ट साइड में जितने एटम्स होंगे राइट साइड में उतने होंगे। नो न्यू एटम इज गेटिंग क्रिएटेड और एनी एटम इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड। तो इसका मतलब रीऑर्गेनाइज हो रहे हैं सिर्फ एटम। दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अब क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में पूछा क्या गया था इनकरेक्ट, सो इनकरेक्ट हो गया आपका बी एंड आपका डी स्टेटमेंट। इसका मतलब जो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट इज आपका आंसर हो गया आंसर नंबर
4। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट आर एच इज दिस, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग मास इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। देखिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको देखिए फॉर्मूले को आपको समझना पड़ेगा। देखिए एनर्जी चेंज आपका जो आपका रिडबर्ग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया, आर एच इंटू आर आई मीन 1/ni² इनिशियल और 1/फाइनल ऑर्बिट और इंटू Z²। Z आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर हो गया। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, एक ही किसी आप ऑर्बिट की बात करते हो, तो आप इसको यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज RNH/1/n² इंटू Z²। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। नाउ वी नो वेलोसिटी वगैरह दे दिया, तो डेल ई क्या हो गया, हाफ mv²। तो ये इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/n²। Z हो गया, हाइड्रोजन एटम हो गया, तो 1 ही लिख दो, ठीक है। और n इक्वल्स टू 1 हो गया, nth ऑर्बिट यानी फर्स्ट ऑर्बिट का ये भी 1 हो गया, तो हाफ mv² इज इक्वल्स टू आर एच, करेक्ट। अब बस इसको आपको फॉर्मूले को यूज करना है और वैल्यू कैलकुलेट करनी है। v² इज इक्वल्स टू आर एच की वैल्यू क्या होगी, 2.18 इंटू 10⁻18। ये हो गया इधर आके 2 डिवाइडेड बाई m नीचे आ गया, यानी 9.1 इंटू 10⁻31। ठीक है, इसको आप सोल्व करते हो गया 4.791 इंटू 10⁻12 और ये कैलकुलेट होके v इज इक्वल टू 2.188 इंटू 10⁻6 आ जाएगी। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे 10⁻5 में लिखना है, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 21.88 इंटू 10⁻5 या फिर डायरेक्ट होल नंबर रेशियो में v इज इक्वल टू 22 इंटू 10⁻5। तो जो आपका आंसर आ जाएगा 22। मेन इसमें कैलकुलेशन थी और मेन इसमें था ये चीज का पता होना। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एटम द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग क्वांटम नंबर्स n इक्वल्स टू 4। अब जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे दिया है उसका मोड बेसिकली 1, यानी m की वैल्यू क्या हो सकती है, अब -1 और +1 हो सकती है। और स्पिन आपका क्वांटम नंबर हो गया -12। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा हुआ है, ऑर्बिटल्स नहीं पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। ओके, ऑब्वियसली ये जो s होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का ही होता है ना। सो नाउ फॉर n इक्वल्स टू 4 आपकी s की वैल्यू क्या हो सकती है, 4 हो सकती है, यानी s p d एंड f। s के लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, n के लिए 4 हो सकता है। अब ये अगर जिस स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये 4 ही क्यों हो सकता है, मैं आपको देख कई सारे फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सा फंडा है। अब वो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो, तो जो सबसे पहला f बढ़ता है, फोर्थ 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स, तो फोर्थ f यहाँ आ जाता है, s p d एंड f, ये पूरी लाइन s p की। तो ये 4 पे ही f तीनों आ जाते हैं, 0 1 2 एंड 3। अगर कंफ्यूजन हो तो ऐसे क्लियर कर सकते हैं डाउट, बेसिकली जो भी है जिस तरह से भी आप क्वेश्चन सही कराएं, ठीक है। अब ये हो गया s की वैल्यू। अब इसके लिए जो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसके लिए -1 0 +1, इसके लिए -2 -1 0 +1 एंड +0 +1 एंड +2, इसके लिए -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। अब इन्होंने कहा है m की वैल्यू -1 या +1 हो सकती है, मोड लिखा हुआ था। तो अब देखिए -1 प्लस ये हो गया, ये हो गया एंड दिस इज ऑल्सो, और ये इसमें नहीं है। यानी अब देखिए इसका मतलब क्या है, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब मैं फॉर एग्जांपल p की बात कर रहा हूँ, p ऑर्बिटल्स जब आप देखते हो तो ये होते हैं, यानी -1 0 एंड +1, 3 ऑर्बिटल हो गए, 3 भरे गए। ऐसे d में जब देखते हो आप तो 1 2 3 4 -2 -1 0 +1 एंड +2। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरे जाते हैं, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, यानी एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी एक का -12 एक का +12, एक का -12 एक का +12, एक का -12 एक का +12, समझ में। यानी -1 में अगर आप -12 की बात कर रहे हो तो यानी एक एक होगा। देखिए -1 में एक -12 +12, इसमें -12 +12 -12 +12 -12 +12, ठीक है। लेकिन अगर -12 भरोगे तो इसमें भी एक -12 दिख रहा है, इसमें भी एक -12 होगा। सिमिलरली इसमें 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 1 2 3 4 एंड 5 6
तो टोटल आपके 6 हो गए, विच इज योर फाइनल आंसर। समझ में आएगा इस 6 आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ डी ब्रोगली वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए गाइज ये इलेक्ट्रॉन है इन बोर्स फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, यानी देखिए वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है। अब यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इसका देखिए एक फॉर्मूला सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है कि डेल ई, ये आपको काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आर एच इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर अपॉन 1 एन एफ स्क्वायर, यानी इनिशियल ऑर्बिट फाइनल ऑर्बिट इंटू जेड स्क्वायर। अगर ये नहीं दिया हुआ है, एक सिंपल एक फिक्स्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, यानी आर एच इंटू 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर हो जाएगा। और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात हो रही है, जेड इक्वल टू 1, इसको हटा दो। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे कौन से ऑर्बिट की बात हो रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की, तो एन इक्वल टू 1 भी हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू आर एच हो गया। ये एक चीज आप याद रखो, ठीक है। अब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी होता है, यहाँ एम वी स्क्वायर आपको दिख रहा होगा गाइज, तो v से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2rh, यानी लैम्डा इज इक्वल टू h इंटू वी अपॉन ट्वाइस ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। समझ में आया? बस इसमें आप वैल्यूज रख लो, आपको सबकी वैल्यू दी हुई है। अब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू ये हो गया, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, v अपॉन या c अपॉन लैम्डा। ओके, तो v अगर यहाँ पे यहाँ कर दो तो हो गया v अपॉन लैम्डा इक्वल टू 2rh अपॉन h, यानी ये हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ रिडबर्ग, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 2.18 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, लगभग 0.658 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज प्लस, यानी अगर इसमें देखोगे तो 658 इंटू 10⁻13 हर्ट्ज। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बस, लेकिन ये आपको ये आना चाहिए। फिक्स तरह के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको फाइनल आंसर इज 658। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए NiS HNO3 HCl ये रिएक्शन हुई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द प्रोडक्ट इज। देखिए गाइस ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए बहुत बार इस तरह के क्वेश्चंस या इस तरह का जो रिएक्शंस है रिपीट हुई हैं और बच्चे डर जाते हैं देख के, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए जब भी केमिस्ट्री में आप कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं ऑफ ग्रुप 4 के जो कैटायंस हो गए, ग्रुप 4 के कैटायंस जैसे Zn2+ हो गया, Mn2+ हो गया, या निकिल 2+ हो गया, या कोबाल्ट 2+ हो गया, इनके जब कंफर्मेटरी टेस्ट देखते हैं तो बेसिकली हम उसमें क्या देखते हैं कि जो इनके प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जो कैटायंस हैं, दीज आर प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड्स, ठीक है। अब जो उनके सल्फाइड्स के कलर है उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। जैसे सल्फाइड का जो Zn2+ का जो कलर होगा वो वाइट कलर का होगा, Mn2+ का फ्लैश कलर का होता है, फ्लैश मतलब थोड़ा रेडिश टाइप का कलर हो जाता है एक तरह का। और Ni2+ जो CO2+ है उनका जो होता है PPT वो ब्लैक कलर का होता है। यानी ये तो हो गया कि जो NiS बनेगा बेसिकली मेरा Ni2+ और S2 नेगेटिव बन के NiS वो ब्लैक PPT होगा, यानी ये दिस PPT इज मेरा ब्लैक कलर। समझ में आया? तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब आप इसके सल्फाइड को एक्वा रीजिया में डालते हो, यानी NiS को आप एक्वा रीजिया में डाल, एक्वा रीजिया क्या है, बेसिकली HNO3 को जब HCl ये 1:3 में होता है, यानी HNO3 और प्लस 3HCl, इसको आप बोलते हो एक्वा रीजिया। NiS को जब एक्वा रीजिया में डालते हो तो इसमें क्या हो जाता है कि ये NiCl2 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी निकिल क्लोराइड विच इज सोल्यूबल इन वाटर। आप समझ रहे हैं आप, यानी जो एक ब्लैक PPT था पहले उसको एक्वा रीजिया में डालते वो सोल्यूबल हो गया, तो साथ साथ क्या बन जाता है NOS एंड H2। अगर आप NOS एंड H2 तो देख रहे हैं यहाँ पे, ये सल्फाइड जो ये जो क्लोराइड बना था NiCl2 हो गया, जो कि बेसिकली आपका सोल्यूबल हो गया था। समझ में? अब इसमें क्या होता है कि जब इसमें जो आपका NiCl2 बना, या जो बेसिकली फाइनल सॉल्यूशन जो इसमें डिसोल्व हो गया था, उसमें आप डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम डाल देते हैं। ये पूरा NCERT में लिखा हुआ है, ठीक है। यानी डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम क्या हो गया, ये
डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम डालते हैं, जिसमें किसमें, जैसे जो NiCl2 का सॉल्यूशन था उसको आप एल्कलाइन कर दीजिए। एल्कलाइन कैसे करते हैं, NiCl2 में आप पहले आपको क्या डालते हैं, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के इसको एल्कलाइन कर देते हैं, और उसके बाद आप इसमें डालते हो डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, यानी NiCl2 तो ये हो गया, प्लस NH4 आपने इसको मिला के एल्कलाइन बना दिया। अब इसमें डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम डाल दिया DMG, ठीक है। उसके बाद जो एक बढ़िया सा प्रोडक्ट बनता है, बड़ा सा डायग्राम दिखेगा और NH4H2 बन जाएगा। मेन क्वेश्चन उसमें आ जाता है, और ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, अगर आप मेरे PYQs देखते हो तो उसमें दिख जाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर देखते हैं आप उसको बनाना सीखिए। देखिए डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम ये है और ये है, तो यानी डाइमर, इसकी 2 यूनिट यूज होती है। कैसे, बहुत गौर से देखिएगा गाइस। CH3, देखिए यही यूज बन रहा है अभी तक, CH3, ठीक है। डबल बॉन्ड N अभी भी वही बन रहा है यहाँ पे, अभी इसको रहने दो, डबल बॉन्ड N इसको रहने दो। सिमिलरली यहाँ पे C डबल बॉन्ड N ऐसे रहने दो, डबल बॉन्ड N, ठीक है, ऐसे रहने दो, और ये CH3, ठीक है। अब जो NiCl2 है, निकल तो आ गया इसका बीच में, ठीक है। इसमें जो नाइट्रोजन है ये इसकी, देखिए ये अब OH जो है वो ऐसे बनेगा, डोनेशन कर देता है इसमें OH, इसका जो है O अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट बॉन्ड्स है ना। अब जिससे ये वाला एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, उससे तो डायरेक्ट बॉन्ड बना दो, करेक्ट। और जिससे ये H बन रहे हैं डायरेक्ट, उससे आप ऐसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना दो, समझ में। अब देखिए ये H से था, इनके बीच में बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी ज़्यादा डीप तो है नहीं गाइज, थोड़ा बस याद कर लीजिए, चाहे किसी तरीके से डायग्राम इस तरह बनाना चाहिए। अब इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग द प्रोडक्ट B इज। तो बेसिकली कुल मिला के अगर सीधे सीधे बात बोलूँ तो देखिए गाइज, प्रोटॉन क्या, इसमें कुल मिला के एक तरह से हाइड्रोजन पूछे गए हैं। तो हाइड्रोजन, इसके अलावा ये तो H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये H हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसके अलावा कितने हैं, 3, 3 6 9 और 3 12, तो टोटल 12 हाइड्रोजन्स हो गए, जो कि डू विच आर नॉट इन्वॉल्व इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, विच इज योर फाइनल आंसर। सो आई होप गाइज आपको इसमें समझ में आया होगा। जो पार्ट 2 है इसका, मैं देखिए बाकी के जो क्वेश्चन इसमें पार्ट 2 में आ जाएंगे, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय।